हेलो साथियों, हम लोगों का जो ये वीडियो हमारे जीके सेक्शन में जो लूसेंट हिस्ट्री चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो है। और हम लोग आज पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट बोल रहा है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाचकोई एशिया माइनर से और वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो आपका ये प्रश्न है कि वैदिक देवता जो माने गए हैं आपके मित्र अर्थात सूर्य, वरुण, इंद्र और नासत्य के जो नाम मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं। तो आपको बताना है एशिया माइनर के बोगाचकोई की अभिलेख से। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने पर प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से लेख प्राप्त होता है। अर्थात होलियोडोरस के जो वेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ था वहां से मध्य भारत में भागवत धर्म का विकास होने का प्रमाण मिला है। तो सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछ सकता है कि भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो किस स्तंभ से मिलता है। तो आपको ध्यान देना है गरुड़ स्तंभ से मिलता है और ये यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर में है, जिसे हम लोग विदिशा बोलते हैं। आगे आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। यहाँ पर बोला गया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का जो जिक्र बोला गया है वो हाथी गुम्फा के अभिलेख में बोला गया है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट बोल रहा है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शौहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में क्या बताया गया है? इस अभिलेख में संकट काल में उपयोगी हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जिसमें से बताया गया है कि दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो शौहगौरा है। और जब आपसे पूछा जाए कि भागवत धर्म की जानकारी देने वाला, भागवत धर्म का विकास होने का प्रमाण मांगने वाला, तो गरुड़ स्तंभ है जो कि होलियोडोरस के विजयनगर से मिला है। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट ये है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जो हूणों का आक्रमण होता है भारत पर वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, यहाँ से हमको जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला है। तो सती प्रथा का जो लिखित और साक्ष्य जो अभिलेख मिला है, प्रमाण मिला है, तो वो हमें एरन अभिलेख से मिला हो। आपको ये बात ध्यान देनी है। और एरन अभिलेख किससे संबंधित है, आपका ये भी प्रश्न हो सकता है। तो शासक भानुगुप्त से संबंधित है। तो इस पहले हम लोग एक बार थ्योरी निपटाएंगे, थ्योरी के बाद ही हम लोग जो है सारी एकदम बहुवैकल्पिक, एकदम सीरियल वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा बिंदु है ये बोल रहा है कि सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है वो अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। उसके बाद है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो प्रश्न आपका ये है कि मंदसौर अभिलेख से प्राप्त जो अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, किस चीज से संबंधित जानकारी मिलती है। तो आपका प्रश्न हो जाएगा रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसके बाद बोला जा रहा है कि कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल जो है आपका बुर्ज होम से गर्तावास का, इसे हम लोग बोलते हैं गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गर्तावास कहाँ से कहाँ पर मिला है। तो आपको ध्यान देना है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है, इसमें बुर्ज होम से मिला हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के बोलते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के बोलते हैं। इन्हें साहित्य में कासारपण बोला गया है। उसके बाद है हमारा अगला बिंदु, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का यवनों ने किया था। आपको ये बात ध्यान देनी है। तो प्रारंभ में सिक्के तो ऐसे ही चलते थे, लेकिन जो लेख लिखे गए, चित्र इत्यादि भले बने हों, लेकिन लेख लिखने का जो कार्य आपको मिलता है वो यवन शासकों द्वारा ही मिलता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा, उनके सिक्कों और सिक्के जो संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। देखिए, जो समुद्रगुप्त की जो सिक्के मिले हैं उनके काल के, तो उस पर वो समुद्रगुप्त जो है एक वीणा बजाती हुई उनकी मुद्रा उसमें जो है छपी हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि वो संगीत प्रेमी थे। संगीत सुनने के और
शायद ये बोल सकते हैं कि जो है वो गायन में भी काफ़ी रुचि रखते थे। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है अरकमेडु। ये पुडुचेरी के निकट एक जगह है जहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमारा अगला बिंदु क्या बोलता है, नोट में हमारे सामने लिखा गया है कि सबसे पहले भारत के संदर्भ में बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि बोलते थे, वर्तमान में म्यांमार इसे कहते हैं, मलाया जो स्वर्ण द्वीप का हिस्सा था, और कंबोडिया कंबोज बोलते थे, जावा यवद्वीप को बोलते थे, यहाँ पर स्थापित हुए। उसके बाद बात करते हैं हमारे कुछ अभिलेख हैं। तो ये अभिलेख और अभिलेख का संबंध किस शासक से है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे कि अगर बात करता हूँ हाथी गुफा अभिलेख के बारे में बात करता हूँ मैं, तो हाथी गुफा अभिलेख की जब जानकारी मिलती है तो कलिंग राज खारवेल शासक से संबंधित है। उसके बाद आपका लगता है जूनागढ़। तो जूनागढ़ अभिलेख तो है रुद्रदामन से है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए जूना का समझिए चूना। तो चूना जब कहीं गिरता है तो वो चीज़ गंदी हो जाती है, तो समझिए दामन पे एकदम दाग लग गया है। तो आपको इस प्रकार से ये याद हो सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन यहाँ पर जो बढ़ा रहा है इन शासकों से संबंधित है। जो नासिक का अभिलेख है वो गौतमी बलसरी से संबंधित है। तो जो नासमी का अभिलेख है वो गौतमी बलसरी से संबंधित है, आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एक बात बिंदु है कि प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो प्रयाग स्तंभ लेख हमारे समुद्रगुप्त जी से है, जो गुप्त काल के, इन्हें हम लोग भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। उसके बाद है एहोल अभिलेख आपको बताना है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। उसके बाद हमारा अंतिम जो अभिलेख है वो देवपाड़ा अभिलेख से है, बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। तो इसको याद करने का तरीका है कि आप इसको काफ़ी बार बार इसके देखिए और अपने आप ही खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि हाथी गुफा, तो हाथी गुफा अभिलेख है, तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए हाथी गुफा, तो हाथी जो है गुफा में का एक राजा होता है, राज करता है। तो आप याद रखिए कलिंग राज खारवेल सा। जूनागढ़ की ट्रिक हम लोग को समझ ही गए थे। जैसे कि नासिक अभिलेख की बात करते हैं तो गौतमी बलश्री। देखिए नासिका से नाक का कुछ संबंध प्रतीत हो रहा है, और गौतमी कोई स्त्री का, हालांकि ये बलश्री जो है शासक है, लेकिन हम लोग समझने के लिहाज से देख रहे हैं कि गौतमी जो है एक स्त्री, अब नाक पर जो स्त्री का जो अभिलेख पहनती हैं वो स्त्री ही होंगी। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ, तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त जी का है। तो आपको याद रखिए जो समुद्रगुप्त हैं, भारत का जो ये नेपोलियन बोला जाता था, इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा, ये बहुत ही वीर थे, चतुर थे, और नए नए प्रकार के ये प्रयोग किया करते थे, इसलिए कभी इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। तो प्रयोग से आपको यह ध्यान देना है, नए नए प्रकार के प्रयोग रखते थे। तो ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त जी का है। अहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है आपको याद रखना है। तो देखिए आपको ये बात देखना है कि यहाँ पर है आपका होल और यहाँ पर है पुल। तो आप ये समझिए कि पुल में होल हो जाता है, तो आपको उसमें बहुत प्रकार की जो है आप उसका निर्माण करते हैं, उसको सही करते हैं। तो आपको संबंधित है कि होल पुल का संबंध होल से है कि होल होने पर ही उसका रिकवरी होती है, उसकी मरम्मत की जाती है। तो एहोल अभिलेख आपका पुल क्वेश्चन नीति से संबंधित है। मंदसौर से मंदसौर मालवा आपको याद रखना है। मंदसौर मालवा नरेश अशोकवर्मन जी को याद रखिए। ग्वालियर में आपको बता रहा है कि प्रतिहार नरेश भोज, तो ये आप याद कीजिएगा। उसके बाद आपके सिर्फ 3 बचते हैं। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज की बात हो रही है, भित्री एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त की बात हो रही है, और देवपाड़ा, तो देवों की हमेशा विजय होती थी असुरों पर। तो याद रखिए देवपाड़ा विजयसेन की बात, सिंपल सी बात है, हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले नोट पर बोला गया है अभिलेखों का अध्ययन क्या बोलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन जो था एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। हाल ही में एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद हमारा है अगला बिंदु, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। देखिए नॉर्थ इंडिया में जो आपको जो टेम्पल्स दिखेंगे उसमें जो आर्किटेक्चर यूज हुई है वो नागर शैली यूज हुई है, और जो साउथ इंडिया में आपको जो है आपको द्रविड़ियन स्टाइल आपको दिखेगी। ये बात आपको ध्यान देना है, साउथ में द्रविड़ स्टाइल और जो है नॉर्थ इंडिया में आपको नागर शैली आपको दिखाई देगी, नागर स्टाइल आपको दिखेगी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ेगा। जो दक्षिणापथ में अगर जो मंदिर पड़ेंगे तो वो नागर और द्रविड़ दोनों प्रकार की शैलियों का
प्रभाव पड़ेगा, यह बेसर शैली कहलाती है। तो आपसे ये संबंधित प्रश्न आपका तैयार हो गया कि बेसर शैली क्या होती है। तो बेसर शैली में क्या होता है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक जो है मिक्सचर है, आप ये बोल सकते हैं, इसका मिक्सचर है, आप ये बता सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला है पंचायतन। जो पंचायतन शब्द है ये किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तक पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया। देखिए आपको भी बस ये आपको ध्यान देना है कि पंचायतन होता क्या है। पंचायतन क्या होता है, यह पहली बात तो ये मंदिर रचना से संबंधित, जैसे मान लेता मुख्य मेन मंदिर हमारा ये है, मेन मंदिर हमारा ये है, और मेन मंदिर के चारों ओर में 4 छोटे छोटे नॉर्मल 4 छोटे छोटे अगर मैं मंदिर बना दूं तो इस टाइप की जो शैली होगी, इस टाइप की जो स्टाइल होगी, मेन मंदिर हालांकि ये है और बाकी 4 जो हैं इसके चारों ओर बने हैं, तो इस टाइप की शैली को हम लोग बोलते हैं पंचायतन। क्यों पंचायतन? 1 2 3 4 5 बनाते हैं और देखिए आप समझते हैं आयत के फॉर्म में बनते हैं, तो इसको पंचायतन हम लोग बोल सकते हैं। और कौन कौन से हमारे जो पंचायतन का उदाहरण है? तो कंदारिया महादेव जो खजुराहो में है, बृहदेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो आपके खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर जो आपके भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये सब जो हैं आपके क्या बताएंगे, ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। तो आपकी मुख्य इंपॉर्टेंट आपका हो गया, जैसे कि लिंगराज की बात करूंगा मैं, गोंडेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूं, और लक्ष्मण मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित वर्णन उद्धृत नहीं किया हो, अर्थात उसे कोई लिखा हुआ जो है वर्णन नहीं मिला है, तो उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका वर्णन लिखित रूप से उपलब्ध है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जहाँ से हमको जो है लिखित विवरण हमको प्राप्त हुए हैं, वहाँ से हम लोग हिस्ट्री को बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। लेकिन हिस्ट्री तो तब भी थी, इतिहास तो तब भी था, जानकारी तो तब भी थी जब उसके बारे में लिखित विवरण नहीं है, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको नहीं, तो उस समय को क्या बोला गया है? प्रागैतिहासिक काल बोला गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए संस्कृति है और बर्तन है। देखो जो मालवा संस्कृति थी, यहाँ पर काले और लाल बर्तन मिले, तो काले और लाल बर्तन मिले, आपको यह ध्यान देना है। उसके बाद होता है बुर्जहोम। बुर्जहोम आपको ध्यान देना है, धूसर बर्तन मिले हैं। जोखे लाल होते हैं और दक्षिणी और जो नवपाषाण काल है वो चमकीला धूसर है और पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल, ये बर्तन आपको ध्यान देना। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग किन्हें बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध डेटा को हम लोग पढ़ नहीं सके। अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है हालांकि हिस्ट्री तब लिखी जाती थी या उस समय का लिखित विवरण तो है, बट हम लोग पढ़ नहीं पाए, उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल बोलेंगे। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस किन्हें कहते हैं? तो होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ये माना जाता है ज्ञानी मानव। हालांकि मानव की बात नहीं कर रहा है, ये ज्ञानी मानव की बात कर रहा है। और ज्ञानी मानव की बात कर रहा है अर्थात कि जब ज्ञान इंसान को हो गया है, लगभग कि नए नए इन्वेंशन और आविष्कार करने में वो रुचि दिखाने लगा है, तब हम उसको होमो सैपियंस बोलते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो मानव की उत्पत्ति लाखों साल पहले भी हुई है। पूर्व पाषाण काल क्या होता है, या पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। देखिए पूर्व पाषाण काल में शिकार ही था इंसान। और पूरा पाषाण काल की जब बात करते हैं तो शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन के भी साधन थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अर्थात इसका यहाँ पे मेन जो आपका प्रश्न निकलता है सिर्फ यही निकलता है कि पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो आपको शिकार ही टिक कर देना है। उसके बाद
बात करते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा में हुआ। आग लगती है तो पूरा घर जल जाता है, हर पूरी जो चीज जल जाती है। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में आग, और नव पाषाण काल में पहिया। पहिए की मदद से हम नई नई जगह घूमते हैं। नव पाषाण काल, नया नया टायर बदलवाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है अगला बिंदु। अगला बिंदु हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। स्थायी निवास पहले तो खाना बदोश था, जहाँ पर अन्न खाने को मिले वहाँ की हम लोग चल लेते थे। जहाँ पर हरियाली, जहाँ पर उत्पादन, जहाँ पर प्रोडक्शन होता, जहाँ तक खाने की स्थायी संचित व्यवस्था मिल जाती थी, वहाँ पर रहने लगता था। परंतु यहाँ पर आपका बात पूछा गया है कि स्थायी निवास, स्थायी निवास कब से वो रहना चालू किया है मनुष्य ने, तो आपको ध्यान देना है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसीलिए बोला गया कि नए नए तरीके सीखे, नए नए आदमी हथियार बनाए हैं। और उसमें सबसे पहला जो आपका एक पेट एनिमल कौन था, जो पालतू कुत्ता, पालतू बनाया गया उसे कुत्ता है। कुत्ता जानवर ही है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया था, आपको पता होना चाहिए कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है, अगला बिंदु है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। ठीक है, ये भी बहुत ही जरूरी प्रश्न है। उसके बाद जो है कि सबसे पहला मानव द्वारा यूज या उपयोग होने वाला जो औजार है, तो औजार आपको कुल्हाड़ी याद करना है। तो कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी, तो आपको ध्यान देना है अतिरम्पक्कम में मिली थी। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कृषि की बात करते हैं। तो अब बहुत प्रकार की चीज़ें नव पाषाण काल में जो है हम लोग मनुष्य जो है नए नए प्रकार के स्थायी निवास की प्रवृत्ति बना रहा है। कुत्ता जो है यहाँ पर पालतू बन चुका है पहला, और पहिए का आविष्कार हो गया है। तो कृषि का भी आविष्कार नव पाषाण काल में ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल, तो ये देखिए प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होगा। प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जहाँ पर कोई लिखित वर्णन हमें नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो तब का जो अन्न उत्पादक स्थल होगा मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो ध्यान देना है, प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक स्थल कहाँ पर है, मेहरगढ़ है। हाल ही में यहीं से एक प्रश्न केबीसी में पूछा गया था। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि कृषि के लिए अपनाई जाने वाले से प्राचीन फसल गेहूं ही है। तो आपको ध्यान देना है, पहली फसल हमारी गेहूं ही थी एवं जौ थी, लेकिन उसके बाद जो अनाज की बात करेंगे सर्वप्रथम वो चावल था। ठीक है, तो आपसे दो प्रकार के प्रश्न आपके तैयार होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वप्रथम, दो चीजें आपसे पूछा गया है। अगर मैं फसल की बात करूं, जब सर्वप्रथम फसल की बात होगी, और जो सर्वप्रथम अनाज की बात होगी। जब फसल की बात होगी तो आपका उत्तर गेहूं आएगा, सर्वप्रथम गेहूं फसल हुई थी। और अनाज की बात की करेंगे तो चावल आपका जो है बताएंगे हम लोग। उसके बाद चलते हैं हमने अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा क्या बोल रहा है कि कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला था, हमारे मेहरगढ़ से मिला था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का एक हिस्सा है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कोल्डी हवा में क्या मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पल्लावरम। पल्लावरम एक जो है यहाँ पर भारतीय पुरापाषाण काल की एक कलाकृति की खोज हुई है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक या पत्थर के ही बने होते थे। पुरापाषाण, प्रस्तर का मतलब पाषाण समझिएगा आप, पुरापाषाण काल, पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो थे आपके पत्थर से ही बने थे। हालांकि नवपाषाण काल में भी नवपाषाण काल में भी जो औजार थे पत्थरों से ही बने थे, लेकिन कुछ अच्छे तरीकों से बने थे, पॉलिश्ड थे, चिकने थे, और काफी पकड़ने में भी आसान थे, धारदार थे पहले की अपेक्षा से। उसके बाद बात करते हैं हम कि रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो आपको ध्यान देना है कि आपको रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की, भारत में। तो ये आदमी है कब की, 1863 में। अच्छा, 1863 संबंधित एक वाक्य आपको ध्यान देना है कि इसी वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ था।
बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में भारत का जो प्राचीनतम नगर है मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो था। सिंधी भाषा में इसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते थे। उसके बाद बात करते हैं हम असम का श्वेतंभरू गिबन, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। तो आपको ध्यान देना है कि मानव की तरह जो है कपि जो आपके बोला जाएगा, तो उसका नाम दिया गया है श्वेतंभरू गिबन। श्वेतंभरू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। उसके बाद बात करते हैं इनाम गांव। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। तो आपको बस इतनी सी चीजें याद रखना है कि जोरवे संस्कृत के संबंध किससे है, तो आपको ताम्र पाषाण काल युग बोल सकते हैं, या इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है, तो जोरवे संस्कृत से। तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पूछेंगे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि मानव भारत में मनुष्य से संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी पर ही मिला है। तो मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण मिला है आपको नर्मदा घाटी पर मिला है। तो नोट के बारे में बात करनी है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। तो रिजले आपको ध्यान देना है कि साइंटिफिक बेस पे बनाकर उन्होंने कि भारत की जो पॉपुलेशन थी उसका प्रजाति जाति का विभेदीकरण किया कि ये जाति के लोग इतने यहाँ से आए थे। ठीक है, भारत में मिक्सचर तो है ये। तो अब तो कौन अधिकारी था, ये भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे रिजले। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित है, और सिंधु सभ्यता से संबंधित है तो जिसमें से देखिए क्या बात करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता से, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी तक है, और इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। देखिए कहीं कहीं इसका मिलता है 2500 से 1750, तो ये आगे पीछे होता रहता है। हालांकि मान्य सर्वोत्तम यही है 2500 से 1750। उसके बाद से इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता भी अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पाया जाते। सिंधु सभ्यता जो है भारत में इस प्रकार से पाई गई थी। ठीक है, दायमाबाद जो था भारत में सबसे निचले हिस्से पर पाया गया था। दायमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र पे है। तो आपको बात ध्यान देनी होगी कि त्रिभुजाकार आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। उसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये द्रविड़ थे हालांकि, और भूमध्य सागरीय थे। और जब हम लोग आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो सेंट्रल एशिया से हम लोग बताएंगे। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है सर जॉन मॉरिसन। कौन था ये, महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, और जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सत्ता पाए जाने की घोषणा की थी। क्यों ने, सर जॉन मार्शल ने। दरअसल उस हिस्से में जो थी ट्रेन की जो है आपकी जो लाइन पड़ रही थी, और लाइन में किनारे किनारे हमको ईंटों की जरूरत पड़ी थी। तो ईंटों के लिए आजू बाजू शहर में खुदाई हुई, हिस्से में खुदाई हुई। तो उस खुदाई के माध्यम से पता चला कि इसके नीचे कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहती थी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप थी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में जिसका नाम होगा वैदिक सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद।